हेलो स्टूडेंट्स, विश्व गुरु क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने जो पॉइंट डिस्कस किए थे उसमें था वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ। जब वेग एक समान हो, जब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा हो और जब वेग एक समान रूप से घट रहा हो, तीनों ग्राफ को हमने समझा था। और वेग समय ग्राफ के माध्यम से किस प्रकार वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन हम कैलकुलेट कर लेते हैं और किस प्रकार से हम वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने बताया था। जो चैप्टर करंट में रनिंग है गति, उसका एक छोटा सा आर्टिकल, छोटा सा पॉइंट है एक समान वृत्तीय गति, जो कल हम डिस्कस नहीं कर पाए थे। इसके बाद ये पॉइंट डिस्कस करने के बाद बुक के हिसाब से, जो क्लास 9th की बुक है उसके हिसाब से अगला चैप्टर जो है वो बल और गति के नियम वो स्टार्ट हो जाएगा। बल और गति के नियम, तो हम बल और गति के नियमों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। तो आप ऐसे समझिएगा कि अगर एक वस्तु गति करती है और उसकी गति का जो मार्ग है वो एक चतुर्भुज के आकार का है। मान लीजिए ये एक मार्ग है चतुर्भुज के आकार का, इस पर कोई वस्तु गति कर रही है। तो सबसे पहले मान लीजिए पॉइंट ए से उसने गति करना शुरू किया, तो जो वेग की दिशा होगी वो ए से बी की ओर होगी। जब वो बी से सी पॉइंट पे वस्तु गति करेगी तो वेग की दिशा बी से सी की ओर होगी। सी से डी की ओर गति करेगी तो वेग की दिशा सी से डी की ओर होगी और लास्ट में डी से ए की ओर होगी। यानी हम इस आकृति से ये समझ सकते हैं कि जो वेग है उसकी दिशा 4 बार बदल रही है। देखिए यहाँ पे ये 4 मार्ग हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। तो अगर चतुर्भुज के आकार का कोई भी रास्ता है उस पर वस्तु गति करेगी तो उसके जो वेग की दिशा होगी वो 4 बार बदलेगी। अगर हम ऐसे ही क्या करते हैं, इसी मार्ग को हम मान लीजिए षटभुज मान लेते हैं, यानी 6 भुजाओं में मान लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जो वस्तु का वेग है उसकी दिशा 6 बार बदलेगी। 1 2 3 4 5 6 बार बदलेगी। लेकिन एक बात और है कि अगर हम 8 बार कर दें तो वेग की दिशा 8 बार बदलेगी। 10 बार कर देंगे वेग की दिशा 10 बार बदलेगी। यानी जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स यानी मोड़ों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वेग की जो बदलने की दिशा है, जो बदलने की, वो बार बार बदलेगी। जैसे जैसे हम मोड़ों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, जितनी मोड़ होंगी उतनी ही बार वेग की दिशा परिवर्तित होगी। अगर हम इसमें 100 मोड़ कर देंगे तो 100 बार वेग की दिशा परिवर्तित होगी। तो जितनी ज्यादा मोड़ों की संख्या होगी, आप ध्यान से समझिएगा, जितनी ज्यादा मोड़ों की संख्या होगी, ये जो वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन होंगे या ये मार्ग होंगे वो छोटे छोटे होते चले जाएंगे। अगर हम क्या करते हैं, मोड़ों की संख्या अनंत कर देते हैं। जब मोड़ों की संख्या अनंत कर देंगे तो वस्तु द्वारा तय किए गए जो विस्थापन होंगे एक निश्चित दिशा में, वो लगभग एक बिंदु के आकृति में आ जाएंगे। जैसे जैसे मोड़ों की संख्या बढ़ेगी, आप देखिए गौर से समझिएगा, ये भी 6 मोड़ है, अगर इसमें हम 10 मोड़ कर देंगे तो ये जो मार्ग है, ये जो विस्थापन है, ये छोटा हो जाएगा। अगर हम 100 मोड़ कर देंगे तो ये विस्थापन और छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम अनंत मोड़ कर देंगे तो ये विस्थापन छोटा होते 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 एक बिंदु का रूप ले लेगा और उस स्थिति में जो मार्ग बनेगा वो कैसा होगा, वृत्ताकार। आप देखिए एक वृत्त में कितनी मोड़ें हो सकती हैं, एक वृत्त में अनंत मोड़ होती हैं। कितनी मोड़ होती हैं, अनंत मोड़ होती हैं। क्यों? क्योंकि वृत्त का हर बिंदु मोड़ है, हर बिंदु पर अलग दिशा होती है, तो अनंत मोड़ें वृत्त में होती हैं। जो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन होगा वो एक बिंदु के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से जो एक समान वृत्तीय गति के पीछे जो अवधारणा है वो क्या है, अवधारणा ये है कि जितनी ज्यादा मोड़ें होती हैं वस्तु के मार्ग में उतनी बार वेग की दिशा बदलती है। तो अगर हम मोड़ों की संख्या बढ़ाते जाएंगे तो ये वस्तु द्वारा तय किए गए जो विस्थापन होंगे एक निश्चित दिशा में वो छोटे होते चले जाएंगे, ये मार्ग छोटे होते चले जाएंगे। और जब ये मोड़ों की संख्या अनंत हो जाएगी
उस स्थिति में ये जो विस्थापन होंगे वो एक बिंदु के आकार के बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक बिंदु जो होगा, हर बिंदु पर मोड़ होगा और उस स्थिति में जो मार्ग होगा वो कैसा हो जाएगा, वृत्ताकार। तो एक वृत्त में अनंत मोड़ होते हैं। अब बात करते हैं एक समान वृत्तीय गति क्या होगी। तो वृत्तीय गति के पीछे अवधारणा क्या है, हमने आपको बता दिया, जितनी ज्यादा मोड़ होंगे उतनी बार वेग की दिशा बदलेगी। वृत्त में कितने मोड़ होते हैं, अनंत। हर बिंदु पर वेग की दिशा बदलती है। अब होता क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु है, वो एक वृत्ताकार मार्ग पर क्या कर रही है, एक समान चाल से चक्कर लगा रही है। यहां पर गौर करने वाली बात, एक समान वेग से चक्कर लगा रही है, यह कभी नहीं कहा जा सकता। एक समान वेग से चक्कर लगा रही है, क्यों? क्योंकि वेग एक सदिश राशि है और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। यदि परिमाण बदलेगा तो भी वेग बदलेगा और यदि दिशा बदलेगी तो भी वेग बदलेगा। तो एक समान वृत्तीय गति में होगा क्या, जो वेग का परिमाण है जिसे हम चाल कहेंगे वो नहीं बदलेगा, लेकिन वेग की दिशा हर बिंदु पर बदलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति जब वस्तु करती है तो उसका वेग एक समान नहीं होता है, बल्कि उसकी चाल एक समान होती है। तो एक समान वृत्तीय गति से तात्पर्य क्या हुआ, एक समान वृत्तीय गति से तात्पर्य हुआ वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति। यानी जब कोई भी वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि चाल एक समान होगी, वेग एक समान कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेग एक समान होने के लिए न केवल परिमाण नियत रहना चाहिए बल्कि वेग की दिशा भी नहीं बदलनी चाहिए। जबकि वृत्तीय पथ पर हम बता रहे हैं आपको मोड़ों की संख्या होती है अनंत, तो जो वेग की दिशा होगी वो हर बिंदु पर बदलेगी और जब वेग की दिशा हर बिंदु पर बदलेगी तो वेग कभी भी एक समान नहीं हो सकता है। तो जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। अब मान लेते हैं कि ये एक वृत्ताकार पथ है जिसकी त्रिज्या कितनी है, r, और इस पथ पर कोई भी वस्तु लगातार गति कर रही है, लगातार चक्कर लगा रही है। तो मान लेते हैं कि ये चक्कर जो है वो t समय में पूरा हो जाता है। t समय में ये जो वस्तु है जब a से चलती है और ये t समय में ये पुनः a पर वापस आ जाती है। ठीक है ना, तो ये कितनी दूरी तय करेगी t समय में, तो दूरी जो होगी वो इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी और परिधि कितनी होगी 2 पाई r। तो दूरी हो जाएगी 2 पाई r और इस दूरी को तय करने में जो समय लगा वो कितना है, वो समय है बराबर t। अब चाल क्या होती है, हमने आपको बताया था इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। तो इकाई समय का मतलब दूरी बटे समय, यानी दूरी में यदि समय से हम भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो हमें चाल प्राप्त हो जाती है। तो इस स्थिति में जो चाल होगी, चाल वो हो जाएगी v बराबर दूरी हो गई 2 पाई r बटे समय हो गया t। तो चाल जो होगी वो हो जाएगी 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। तो एक समान वृत्तीय गति में अगर हम ये मान लेते हैं कि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी है, r है, और इस पूरे मार्ग का एक चक्कर लगाने में लगा समय t है, तो जो उस वस्तु की चाल होगी जो कि एक समान होगी वो हो जाएगी v बराबर 2 पाई r डिवाइडेड बाई t। अब होता क्या है, हमने आपसे कहा कि हर बिंदु पर वेग की दिशा बदलती है। तो जब हर बिंदु पर वेग की दिशा बदलेगी तो वेग की दिशा निकालेंगे कैसे, वेग की दिशा निकालेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि वस्तु जब वृत्ताकार पथ पे गति करेगी तो वो दो प्रकार से गति कर सकती है। कौन कौन दो प्रकार, या तो घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में ऐसे ऐसे, ये इसे हम कहते हैं क्लॉक वाइज,
क्लॉकवाइज, और हिंदी इसकी होती है दक्षिणावर्त। तो या तो दक्षिणावर्त दिशा में चक्कर लगाए या ठीक इसका उल्टा हो, यानी कैसा, वामावर्त दिशा में चक्कर लगाए, ऐसे ऐसे घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जो वृत्ताकार पथ पे गति है किसी भी वस्तु की, वो दो प्रकार से हो सकती है, या तो क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, या एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त, ठीक है ना। तो दो प्रकार से गति हो सकती है। अब होगा क्या आगे, मान लेते हैं कि किसी क्षण जो वस्तु है उसकी स्थिति ये है, इस बिंदु पर उसकी स्थिति किसी क्षण, बात समझिए, क्यों, क्योंकि समय के साथ साथ लगातार क्या हो रहा है, गति हो रही है, तो जो वस्तु की स्थिति होगी वो बदलती चली जाएगी। तो मान लिया किसी क्षण जो स्थिति है वो ये है, और इस स्थिति में जो वेग की दिशा है वो हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करेंगे, उस बिंदु पर गति की दिशा में स्पर्श रेखा खींच देंगे। यहां पे गति की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज। तो इस बिंदु पर जब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त के ऊपर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या के लंबवत होती है। ये बात आपको मालूम होगी। वृत्त के परिधि पर कोई भी बिंदु ले लो, उस बिंदु पर यदि आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। तो अगर हम इस बिंदु पर वेग की दिशा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस बिंदु पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो स्पर्श रेखा दोनों साइड खींची जा सकती थी, हम ऐसे भी स्पर्श रेखा खींच सकते थे, ऐसे भी खींच सकते थे, ये भी स्पर्श रेखा है, और ऐसे भी खींच सकते हैं। लेकिन हमें कौन सी लेनी है, गति की दिशा में, यानी ये क्लॉकवाइज गति हो रही है ना, तो हमें स्पर्श रेखा भी क्लॉकवाइज ही लेनी है, यानी हम ये स्पर्श रेखा नहीं ले सकते हैं। क्लियर। तो अगर हमें किसी बिंदु पर वेग की दिशा निकालनी हो तो हम उस बिंदु पर गति की दिशा में क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे, और वो स्पर्श रेखा में उस बिंदु पर वेग की दिशा को बताएगी। तो इस तरह से हम वृत्तीय गति में किसी भी बिंदु पर वेग की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब वेग की दिशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। प्रायोगिक परीक्षण भी किया जा सकता है। कैसे, हम क्या करते हैं, एक रस्सी लेते हैं और उसमें एक हम छोटा सा कोई टुकड़ा लकड़ी का या कोई धातु का टुकड़ा या कोई कंकड़ पत्थर वगैरह बांध लेते हैं, और हम ऐसे हाथ में रस्सी को पकड़ करके उस पत्थर को या उस टुकड़े को वृत्तीय पथ पर गति कराते हैं। अब आप देखिएगा, अगर किसी समय वो रस्सी आपके हाथ से छूटेगी तो वो टुकड़ा किस दिशा में आगे जाएगा। एक बात तो पक्की है कि जैसी रस्सी हाथ से आपकी छूटेगी वैसी वो वृत्तीय गति तो नहीं करेगा, वो वृत्ताकार पथ को छोड़ देगा। लेकिन छोड़ने के बाद जाएगा कहाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, वो जिस पॉइंट पर छूटेगा वो उसी पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा में चला जाएगा। तो ये इस बात का प्रमाण है कि किसी भी बिंदु पर जो वेग की दिशा होती है वो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। अब हमने आपको कल पढ़ाया था कि अगर वेग में परिवर्तन होता है तो उसे हम कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अभी जैसे हमने बात करी कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, वेग हर बिंदु पर बदलता है। कैसे बदलता है, वेग की दिशा बदलती है तो वेग बदलता है, और जब वेग में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, त्वरण होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन दो पॉइंट है, समझ जरूर लीजिए। एक समान वृत्तीय गति यदि कोई भी वस्तु करती है तो चूंकि उसके वेग में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसलिए एक समान वृत्तीय गति में हमेशा एक त्वरण कार्य करता है। एक त्वरण कार्य करता है जिसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए। अभि माने होता है की ओर, अभि माने होता है की ओर, टुवर्ड्स, की ओर। किसकी ओर, केंद्र की ओर। तो जो वृत्ताकार हमारा पथ है तो उसका जो केंद्र होगा उस केंद्र की ओर हमेशा क्या लगेगा, त्वरण। मान लीजिए अगर इस पॉइंट पे कोई भी वस्तु है तो जो त्वरण की दिशा होगी वो केंद्र की ओर होगी। जब वस्तु इस पॉइंट पे होगी तो त्वरण की दिशा केंद्र की ओर इधर हो जाएगी। जब वस्तु इस पॉइंट पे होगी तो त्वरण की दिशा केंद्र की ओर इधर हो जाएगी। यानी किसी भी पॉइंट पर आप देखेंगे जो त्वरण की दिशा होती है वो हमेशा केंद्र की ओर होती है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण।
चूंकि एक समान वृत्ति गति में प्रत्येक बिंदु पर वेग में परिवर्तन होता है, इसीलिए एक समान वृत्ति गति में एक त्वरण कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। इसे हम कहते हैं अविकेंद्र त्वरण, यानी केंद्र की ओर लगने वाला है तो बल होगा। यह गति का नियम है, ये आप पढ़ेंगे अभी जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चूंकि केंद्र की ओर लगातार एक त्वरण कार्य करता है और इस वजह से केंद्र की ओर हमेशा एक बल लगता है वस्तु के ऊपर, जिसे हम कहते हैं अविकेंद्र बल। जो त्वरण की दिशा होती है वही बल की दिशा होती है। तो केंद्र की ओर त्वरण कार्य करेगा तो वस्तु पर हमेशा केंद्र की ओर एक बल लगेगा, जिसे हम कहेंगे अविकेंद्र बल। वृत्ति गति के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो देखिए, पृथ्वी लगातार सूर्य के चक्कर लगा रही है, एक समान वृत्ति गति कर रही है, ऐसे ऐसे एक समान चाल से चक्कर लगा रही है। ऐसा नहीं होता कि आज पृथ्वी का माने कि हम लाओ तेज तेज चक्कर लगा लें और फिर बाद में हम सो लेंगे 1 घंटे और फिर धीरे धीरे चक्कर लगा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक समान चाल से पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ऐसी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चक्कर एक समान चाल से लगा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ऐसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये सबकी गतियां कैसी गतियां हैं? एक समान वृत्ति गति। तो इस तरह से ये जो हमारा एक आखिरी बिंदु था एक समान वृत्ति गति, इसको मैंने डिस्कस किया। अब हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है बल और गति। नया चैप्टर पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। तो पहले हम बल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद यदि हमें समय ने इजाजत दी तो गति के नियमों पर भी चर्चा कर लेंगे। देखिए, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में अभी जो पढ़ा है गति के बारे में कि वस्तु की स्थिति में यदि समय के साथ साथ लगातार परिवर्तन हो तो हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। फिर गति करेगी तो उसमें चाल होगी, वो दूरी तय करेगी। गति की दिशा निश्चित होगी तो उसमें वेग होगा, विस्थापन होगा। यदि वेग में परिवर्तन होगा, कैसे दिशा बदलेगी या परिमाण बदलेगा, तो वस्तु में त्वरण होगा। ये सब हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन सबसे जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि हमने ये कभी नहीं सोचा कि किसी भी वस्तु में गति क्या अपने आप उत्पन्न हो जाती है या कोई बाहरी कारक होता है जो वस्तु में गति उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है, या कोई वस्तु गति कर रही होती तो वो रुकती कैसे है। तो किसी भी वस्तु में गति उत्पन्न करना हो या गतिमान वस्तु को रोकना हो, उसकी गति को खत्म करना हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी वस्तु में चाहते हैं कि वो गति उत्पन्न हो जाए लेकिन होती नहीं है। तीनों ही अवस्थाओं में एक बाहरी कारक की आवश्यकता होती है और इस बाह्य कारक को, बाह्य प्रभाव को हम कहते हैं बल। तो बल क्या है? बल वह बाह्य प्रभाव है, बाहरी प्रभाव है, बाहरी कारक है जो क्या करता है, जो किसी भी वस्तु में गति को उत्पन्न कर देता है या गति को उत्पन्न करने का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? गति को रोक देता है या रोकने का प्रयास करता है। तो इनको अगर हम समराइज करें तो देखिएगा, अगर हमें गति उत्पन्न करनी है किसी भी वस्तु में तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा, ऐसे धक्का देना पड़ेगा पीछे से या आगे से खींचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा कि ये एक गाड़ी है, इस गाड़ी में मान लीजिए ये पहिए लगे हैं यहाँ पे, ऐसे ये 2 पहिए लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इस गाड़ी को चाहते हैं कि ये इधर गति करने लगे, इसकी स्थिति बदलने लगे, तो या तो हमें इसको आगे से खींचना पड़ेगा या पीछे से धक्का देना पड़ेगा। दोनों स्थितियों में पीछे से धक्का देंगे तो भी ये वस्तु गति करने लगेगी, आगे से खींचेंगे तो भी ये गति करने लगेगी। तो ये जो हम लगा रहे हैं ये खिंचाव भी हो सकता है बाहरी कारक, या धक्का भी हो सकता है। धक्का मतलब पुश, खिंचाव मतलब पुल। तो ये जो बाहरी कारक है, इसी बाहरी कारक को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो बल है क्या? बल वह धक्का है या वह खिंचाव है जो क्या कर देता है, जो किसी भी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। यहां पे देखिए, वस्तु की स्थिति क्या है? अगर वो रुकी हुई है तो उसको वो गतिमान करने का प्रयास करता है या गतिमान कर देता है। अगर वो गतिमान है तो वो उसको रोकने का प्रयास करता है या रोक देता है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन में ये दोनों बिंदु अपने आप शामिल हो गए। कौन से दोनों बिंदु शामिल हो गए? पहला, वस्तु गति नहीं कर रही है तो गति करने का प्रयास करेगा, और अगर गतिमान है तो गति को रोकने का प्रयास करेगा। तो वह जो कारक है वही बल है। तो बल क्या हो गया? वह धक्का या खिंचाव जो किसी भी वस्तु की
स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब थोड़ा एक बात समझिएगा आप, जैसे मान लीजिएगा कि यहां पर एक ये वस्तु रखी है, एक वस्तु रखी है और इस पर हम क्या करते हैं, एक लोग इधर से बल लगाते हैं, कितना 10 न्यूटन। न्यूटन क्या है? न्यूटन है बल का मात्रक। देखिए बल एक सदिश राशि है, बल को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है और इसका मात्रक बल एक सदिश राशि है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए ये गाड़ी है, तो इस गाड़ी में हम क्या कर रहे हैं, या तो धक्का लगाएंगे या खिंचाव लगाएंगे। मान लेते हैं कि हमने इसमें धक्का नहीं लगाया है, इसमें हमने धक्का नहीं लगाया है, तो आप देखिएगा कि हमने खिंचाव लगाया, यानी बल लगाया किस साइड। अगर हम ये मान लेते हैं कि इधर आपका इधर होती है, वैसे पश्चिम मानते हैं, इधर पूर्व मानते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमने क्या लगाया है, बल लगाया है। तो जो वस्तु है वो इसी दिशा में गति करेगी, तो जिस दिशा में बल लगा होगा उसका प्रभाव उसी दिशा में होगा। अगर हम ये बल क्या करते, पश्चिम की ओर लगा देते, यानी पीछे की ओर लगा देते, आगे की ओर ना लगाते, तो ये जो वस्तु होगी वो पीछे की ओर गति करेगी। कहने का मतलब यह है कि बल एक निश्चित दिशा में कार्य करता है, जो बल की क्रिया होती है वो एक निश्चित दिशा में होती है। कैसे? अभी आप ऐसे समझिए, हमने एक ये वस्तु ली, इस वस्तु पर हमने इधर से बल लगाया और इधर से भी बल लगाया। इधर से मान लीजिए हमने 8 न्यूटन का बल लगाया, इधर से हमने 10 न्यूटन का बल लगा दिया। इधर जो हम ताकत लगा रहे हैं इस साइड आगे की ओर वो है 10 न्यूटन की, और इधर से जो ताकत लग रही है, बल लग रहा है पीछे की ओर, वो है 8 न्यूटन का। कौन भारी पड़ेगा भाई? ये 10 न्यूटन वाला भारी पड़ जाएगा। कितना? 2 न्यूटन। किस दिशा में? आगे की ओर। यानी जो बल है, बल की दिशा बहुत महत्व रखती है, क्योंकि बल जो लग रहा है उसी की दिशा ये तय करेगी कि वस्तु किस दिशा में गति करेगी। तो बल एक सदिश राशि है। यहां पर मैं ये बता रहा था कि मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, और इस पर इधर आगे की ओर 10 न्यूटन बल लगता है और इस पर पीछे की ओर भी 10 न्यूटन बल लगता है। यानी जितना बल लग रहा है आगे की ओर, उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। तो इस स्थिति में जो परिणामी बल होगा वो कितना हो जाएगा? इस स्थिति में जो परिणामी बल होगा, जो नेट बल होगा, नेट फोर्स होगा, वो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। और परिणामी बल 0 हो जाने के कारण क्या होगा? ये वस्तु जिस स्थिति में है उसी स्थिति में बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि इस पर परिणामी बल 0 है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये वस्तु स्थिर है तो ये स्थिर ही बनी रहेगी। यदि ये एक समान वेग से गति कर रही है तो ये एक समान वेग से गति करती रहेगी। इसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परिणामी बल 0 है। और जब कई बल किसी भी वस्तु पर लगे हों और उन सब का परिणामी बल 0 हो, तो ऐसे बलों को हम कहेंगे संतुलित बल। क्या कहेंगे? संतुलित बल। तो संतुलित बल से क्या तात्पर्य है कि यदि किसी वस्तु पर एक साथ 2 या 2 से ज्यादा बल कार्य कर रहे हों, बल लगे हुए हों, और उन सब बलों का जो परिणामी बल है वो 0 हो, तो हम ऐसे बलों को कहते हैं संतुलित बल। तो संतुलित बल की स्थिति में क्या होगा? जो वस्तु की गति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि वस्तु विराम अवस्था में रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, यदि गति कर रही है तो वो जिस चाल से गति कर रही है, जिस दिशा में गति कर रही है, वो उसी चाल और उसी दिशा में गति करती रहेगी। तो ऐसे बलों को हम कहेंगे, परिणामी बल जब 0 होगा क्या कहेंगे? संतुलित बल। लेकिन एक बात सोचिए, मान लीजिए ये जो वस्तु है वो एक गेंद है, इस गेंद पर इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगा, इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगा, तो गेंद जो है वो अपनी जगह बनी रहेगी, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आकार में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। जब दोनों ओर से बल लगेगा तो आकार जो गेंद का होगा वो परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित होगा, गेंद दब जाएगी, और फिर जैसे ही बल हटाओगे गेंद अपनी पूर्व आकृति को प्राप्त कर लेगी। तो जो संतुलित बल होते हैं वो गति में तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस वस्तु पर लगते हैं, जिस वस्तु पर कार्य करते हैं, उस वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो रही बात संतुलित बलों की। एक बल क्या क्या कर सकता है? तो बल के बारे में हमने आपको बताया कि बल क्या करता है? स्थिति में परिवर्तित कर देता है या करने का प्रयास करता है। तो जो गतिमान वस्तु है
उसको विराम अवस्था में ला सकता है, जो रुकी हुई वस्तु है उसको गतिमान कर सकता है, या वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। तो ये तो बल के परिणाम में बल क्या क्या कर सकता है। संतुलित बल क्या होते हैं हमने बात कर ली। अब बात करेंगे असंतुलित बल क्या होते हैं। तो इस उदाहरण को आप समझ लीजिए। इधर से 10 न्यूटन बल लगा, इधर से 8 न्यूटन लगा, एक दिशा में 10 न्यूटन, विपरीत दिशा में 8 न्यूटन। अब जो परिणामी बल होगा वो 2 न्यूटन होगा। किस दिशा में? आगे की ओर, यानी परिणामी बल शून्य नहीं है। और जब परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? उस स्थिति में कहेंगे कि बल कैसे हैं? असंतुलित बल है। तो जब किसी वस्तु पर 2 या 2 से ज्यादा बल एक साथ कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल शून्य ना हो तो ऐसे बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं। तो क्या असंतुलित बल गति में परिवर्तन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि उनकी स्थिति में परिणामी बल जो होगा वो शून्य नहीं होगा। तो उस बल का अपना एक प्रभाव होगा, उस बल के कारण त्वरण पैदा होगा, वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो गति में परिवर्तन होगा। तो असंतुलित बल जो होते हैं वो वस्तु की गति को परिवर्तित कर देते हैं, प्रभावित करते हैं, लेकिन संतुलित बल गति में या उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अब बल क्या हमें दिखाई देता है? नहीं, बल एक प्रभाव होता है। बल एक प्रभाव होता है जो क्या करता है? जो गति को उत्पन्न कर देता है या गति को रोक देता है। तो बल और गति का बहुत गहरा संबंध है। बल कार्य करेगा तो ही गति होगी, बल कार्य करेगा तो ही गतिमान वस्तु रुकेगी। तो बल और गति में बहुत गहरा संबंध है। इस पर शोध करते हुए एक वैज्ञानिक थे जो कहाँ के थे? इटली के थे। तो इटली के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गैलीलियो। तो उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था। उन्होंने ये कहा था कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही बनी रहेगी, और अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, जिसे हम कहते हैं गैलीलियो का नियम, या इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बाद में जो न्यूटन वैज्ञानिक हुए हैं, हमारे महान वैज्ञानिक हुए हैं भौतिक विज्ञान में, न्यूटन, तो न्यूटन ने इन्हीं जो गैलीलियो का नियम था इसको आधार बनाकर और गहरा शोध किया और व्याख्या की। तो उसके आधार पर उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए जिन्हें कहते हैं न्यूटन के गति के नियम। ये 3 नियम हैं, और इन 3 नियमों की आप ऐसे समझ लीजिए कि सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इन नियमों के आधार पर पूरा खगोल विज्ञान काम कर रहा है। इन्हीं नियमों के आधार पर खगोल विज्ञान, देखिए हमारे इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया, ठीक है ना। तो चंद्रयान 3 बैठे बैठे चंद्रमा यहाँ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, और धरती से बैठे बैठे चंद्रमा पर कोई चीज भेज देना तो ये कोई ना कोई तो एक कैलकुलेशन होगी, कुछ तो आंकड़े होंगे। तो ये सब आंकड़े किससे प्राप्त करते हैं? न्यूटन के गति के नियम इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी जितनी भी है, अंतरिक्ष विज्ञान में न्यूटन के गति के नियम बिल्कुल 100% प्रमाणित साबित होते हैं। तो ये गति के नियम जो है, या कोई भी वस्तु गति कर रही होती है तो उसमें भी ये नियम पूरी तरह से लागू होते हैं। तो गति के जो नियम है न्यूटन के, वो पूर्णतः सत्य हैं, प्रमाणित हैं। अब जो पहला नियम है, गति का पहला नियम क्या है, इसको समझते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। जब तक कोई बाहरी बल उस पर लगेगा नहीं तब तक वो स्थिर ही बनी रहेगी। ऐसे ही कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही बनी रहेगी जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। अर्थात वस्तु की जो भी स्थिति है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। तो इसे हम कहते हैं न्यूटन के गति का प्रथम नियम। और ये जो प्रथम नियम है इसी को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इस नियम को न्यूटन से भी पहले किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो ने किया था। तो प्रथम नियम को हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। नियम है क्या पहला? मैं फिर से बता रहा हूं, क्या नियम है पहला? अगर वस्तु रुकी हुई है, मान लीजिए जैसे एक ये टेबल है और टेबल पर मान लेते हैं कि कोई पुस्तक पड़ी है। टेबल पर मान लीजिए एक पुस्तक पड़ी हुई है, ठीक है, किताब पड़ी हुई है टेबल पे ये। तो ये किताब आज आपने मान लीजिए रख दी, सोते समय आपने किताब को इस टेबल पर छोड़ दिया। कल सुबह जब आप उठेंगे तो किताब आपको वहीं मिलेगी, या किताब खिसक के आपके सिरहाने पहुंच जाएगी, आपके तकिया के पास? ऐसा तो नहीं है।
जहां किताब आपने छोड़ी हुई थी वो वही है, यानी उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कब होगा ये परिवर्तन? मान लीजिए आप सो जाते हैं और आपकी मम्मी क्या करती हैं, इस किताब को उठा करके अलमारी में रख देती हैं, तो ये किताब अलमारी में पहुंच जाएगी, यानी स्थिति बदल जाएगी। लेकिन क्यों बदली? क्योंकि मम्मी ने क्या किया है, बल लगाया है, और उस बल के द्वारा उन्होंने किताब को उठा करके अलमारी में रख दिया है। अगर कोई इस किताब को नहीं छुएगा तो ये जहां किताब बनी रहेगी, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी आधार पर यदि मान लीजिए ये एक गेंद है, ये गेंद है, और गेंद को हमने क्या किया, ऐसे लुढ़का दिया, गतिमान कर दिया, तो ये गेंद लुढ़कती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, है? ऐसा हो सकता है। तो हमने तुरंत क्या किया, हमने एक गेंद ली और गेंद को हमने ऐसे मैदान में लुढ़का दिया, बस अब तो गेंद लुढ़कती हुई चली जाएगी, ये कभी रुकने वाली है ही नहीं, पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा लेगी, सब कुछ कर लेगी, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, थोड़ी दूरी पर जाकर के वो गेंद लुढ़कना बंद कर देती है और रुक जाती है। तो भाई न्यूटन ने जो नियम दिया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि न्यूटन का नियम कहता है कि गतिमान वस्तु गति ही करती रहेगी जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा, और बाहरी बल तो लगा नहीं। लेकिन सच ये कि बाहरी बल लगा है। कहां से आए बाहरी बल? दो बाहरी बल। एक, हमारी जो वायु होती है ना, वो किसी भी वस्तु की गति का हमेशा विरोध करती है। कोई भी वस्तु जब वायु में, वायुमंडल में कोई भी वस्तु गति करती है तो उस गति का विरोध कौन करता है? वायु। तो वायु के कारण गतिमान वस्तु के ऊपर हमेशा एक घर्षण काम करता है। घर्षण मतलब विरोधी बल जो गति का विरोध करता है। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, जब हम मैदान में लुढ़का देते हैं गेंद को, तो जो मैदान की सतह है और जो गेंद की सतह है वो दोनों रगड़ती हैं। तो दोनों सतह जब परस्पर गति करती हैं तो भी क्या होता है, उनके बीच में घर्षण कार्य करता है जो गेंद की गति का विरोध करता है। कोई भी जो तल होता है, पृष्ठ होता है, वो जितना खुरदरा होता है उतना ज्यादा घर्षण बल लगाता है, जितना चिकना होता है उतना कम घर्षण बल लगाता है। कोई भी ऐसा तल नहीं है जिसका घर्षण बल शून्य हो। चिकने से चिकना तल भी आप नहीं कह सकते कि घर्षण बल शून्य है। लेकिन हाँ, एक फर्क पड़ेगा, जब आप गेंद को एक मैदान में लुढ़काएंगे तो गेंद कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी, लेकिन जब उसी गेंद को आप बिल्कुल चिकने फर्श में लुढ़काएंगे तो गेंद बहुत ज्यादा दूरी तक चली जाएगी, तब जाकर के वो रुकेगी। क्यों? क्योंकि चिकने तल पर घर्षण बल बहुत कम था, तो वहां भी बल लग रहा है, ठीक है ना? तो वस्तु गतिमान थी, तुम्हारी गेंद वो रुक क्यों गई? क्योंकि वहां पे घर्षण बल ने उसको रोका किया है। आखिरकार कोई वस्तु अपनी स्थिति बदलना क्यों नहीं चाहती? तो ये जो प्रवृत्ति होती है वस्तु की, इसको हम कहते हैं जड़त्व। क्या कहते हैं? जड़त्व। जड़त्व। जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी भी वस्तु की वो प्रवृत्ति है, किसी भी वस्तु का वो गुण है जिसके कारण वो अपनी स्थिति को बदलना ही नहीं चाहती। अगर रुकी है, विराम में है, तो चाहती हम रुके रहें। यदि गति में है तो वो चाहती हम गतिमान ही बने रहें। जो भी उसकी स्थिति है वो उस स्थिति को बदलना नहीं चाहती, यानी स्थिति में परिवर्तन का वो क्या करती है? वस्तु विरोध करती है। और उसी प्रवृत्ति को, उसी गुण को हम कहते हैं जड़त्व। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व है किसी भी वस्तु की वह प्रवृत्ति या किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, या कह सकते हैं अपनी स्थिति को नहीं बदलना चाहती है। तो जो पहला नियम है न्यूटन का या गैलीलियो का, वो जड़त्व के संबंध में है, इसीलिए इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले नियम को समझ लिया, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या है? ध्यान दीजिए, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन तभी किया जा सकता है, यानी उसकी गति को तभी बदला जा सकता है जब कोई बाहरी बल लगेगा। बल लगेगा तो वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन होगा तो त्वरण होगा। तो सीधी सी बात है, दूसरा नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में उत्पन्न होने वाले त्वरण के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा वेग में परिवर्तन करोगे, यानी वेग परिवर्तन की दर जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होता है। और क्या कहता है? मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक है 100 ग्राम की, एक है 500 ग्राम की। दोनों में हमें समान त्वरण उत्पन्न करना है। आप ऐसे समझ लीजिए कि एक कोई छोटा सा वाहन है, मान लीजिए मोटरसाइकिल खड़ी है या छोटी कार खड़ी है, वो एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है, वो हम चाहते हैं कि दोनों में त्वरण समान रूप से उत्पन्न हो जाए, यानी कार का
और ट्रक का जो वेग बढ़े वो एक समान रूप से बढ़े। तो हमने मान लीजिए कार के ऊपर 100 न्यूटन का बल लगाया, तो क्या 100 न्यूटन के बल में ट्रक भी उतनी गति से काम कर लेगा? क्या उतनी गति से वो चलना शुरू कर देगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रक का जो द्रव्यमान है वो कार की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, तो वहां आपको बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इससे हमें क्या निकल के आता है कि जो किसी वस्तु पर लगाया गया बल होता है वो उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके त्वरण के समानुपाती होता है और द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जब दोनों को हम कंबाइंड कर देंगे, मिला देंगे, तो यहां से हो जाएगा F अनुक्रमानुपाती m × a। किसी वस्तु पर लगाया गया बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। जब हम समानुपात चिन्ह को बराबर बदलते हैं, यानी समीकरण बनाते हैं, तो एक नियतांक आ जाता है k, तो F बराबर आता है kma। जब प्रयोग किए गए तो प्रयोगों द्वारा पता चला कि k का मान कितना होता है? 1 होता है। तो जब 1 यहां पे रख देंगे तो हो जाएगा F बराबर ma। तो यह है न्यूटन के गति का दूसरा नियम कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और उसकी गति में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कैसे आया, फिर से एक बार समझेंगे। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसके वेग में परिवर्तन होगा, अर्थात त्वरण उत्पन्न होगा। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होगा, वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण के समानुपाती होगा। वस्तु जितनी ज्यादा द्रव्यमान वाली होगी उतना ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो वस्तु पर लगाया गया बल द्रव्यमान के समानुपाती होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, संयुक्त करेंगे, मिलाएंगे, तो हो जाएगा बल समानुपाती m × a। जब इसको हम समीकरण बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे, तो एक कांस्टेंट आएगा F बराबर हो जाएगा k × ma। प्रयोगों द्वारा k की वैल्यू निकाली जाती है तो वो आती है 1, तो हो जाएगा F बराबर ma। तो ये है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। यहां पे एक शब्द आया द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए, जड़त्व की माप को हम द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व की जो माप होती है, जड़त्व की जो माप होती है, इसकी जो माप होती है उसी को हम कहते हैं द्रव्यमान। अगर हम कहेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का उतना ज्यादा विरोध करती है, यानी जड़त्व उसमें उतना ही ज्यादा है। तो जड़त्व की माप ही द्रव्यमान कहलाती है। तो इस तरीके से दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम यह है कि यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उसके ठीक विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। यानी कि अगर हम अपने हाथ से किसी के गाल पे तमाचा मारते हैं तो हमारा हाथ जिस बल से गाल पर पड़ता है, गाल भी उतना बल हमारे हाथ पर लगाता है, लेकिन चोट गाल को ज्यादा क्यों महसूस होती है? क्योंकि अगर देखेंगे हम संरचना के हिसाब से गाल की जो मांसपेशियां हैं वो हथेली की अपेक्षा कमजोर है, इसलिए इनको ज्यादा चोट लगती है और इसको चोट कम लगती है। लेकिन चोट लगती है, यदि अपने हाथ से आप कम से कम 10 या 20 लोगों को मारिए लगातार तो क्या होगा? अगले दिन आपके हाथ में बहुत दर्द होगा, हो सकता है सूजन भी आ जाए। ये मेरा निजी अनुभव है, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, ऐसी जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जितनी फास्ट होती है उसका शॉट उतना भी तेज जाता है। जितनी फास्ट बॉलिंग होगी, शॉट जब लगेगा उस पर तो उतना तेज 4 लगेगा, उतना तेज 6 लगेगा। रीजन, बॉल जितनी तेजी से आएगी वो उतना ज्यादा बैट के ऊपर बल लगाएगी। जितना बॉल बैट पे बल लगाएगी उसके विपरीत दिशा में बैट बॉल पे बल लगा देगा, जाओ छक्का, बाउंड्री के बाहर। तो इस तरीके से ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो ये न्यूटन के जो 3 नियम हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी फिजिक्स का ये आधार है। पूरी जो मैकेनिकल फिजिक्स है, जो यांत्रिकी है हमारी, वो न्यूटन के नियमों पर टिकी हुई है। पूरी अंतरिक्ष विज्ञान न्यूटन के नियमों पर टिकी हुई है। तो इसीलिए न्यूटन को फिजिक्स का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिक्स इन्हें माना जाता है। फादर माने वही नहीं होता जो जन्म देता है, बाप ही फादर नहीं होता। फादर ऑफ फिजिक्स का मतलब है जिसने फिजिक्स के लिए इतना कुछ दे दिया है कि एक पिता की भूमिका में है वो। तो फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहते हैं? न्यूटन साहब को, ठीक है। तो गति के नियम बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं की वजह से इनको फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। बाकी हम इस चैप्टर में जो भी पॉइंट है उनका डिस्कशन करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।